हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने 11th के टॉपिक वेव मोशन का टॉपिक चल रहा था हमारा बीट्स विस्पंद। इस टॉपिक में हमने विस्पंद की डेफिनेशन, विस्पंद की रूटीन लाइफ में हमारी एप्लीकेशन, विस्पंद के जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हैं वो, और विस्पंद का सूत्र, हमने ये बातें स्टडी की थी। तो विस्पंद की डेफिनेशन क्या थी कि जब दो तरंगे जिनकी आवृत्तियों में अल्प अंतर हो और वो जब माध्यम में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो उस बिंदु पर माध्यम में उतार चढ़ाव हमें उतार चढ़ाव मिलता है, और वो जो उतार चढ़ाव होता है उसके अंतर के बराबर, दोनों तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर आपको कुछ ध्वनि सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्पंद। और वहाँ से हमने विस्पंद की आवृत्ति का सूत्र ज्ञात किया था। विस्पंद की आवृत्ति बराबर n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, और हमने इसे लिखा था आवृत्तियों का अंतर, आवृत्तियों का अंतर। तो हमने ये वहाँ पे देखा था कि सुनाई देने वाले जो विस्पंद की आवृत्ति है वो विस्पंद की आवृत्ति कंपनशील दोनों वस्तुओं की आवृत्तियों या दोनों तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। फिर हमने दैनिक जीवन में इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, इसके अनुप्रयोग पढ़े थे विस्पंद के। पहला जो विस्पंद का अनुप्रयोग था, माइंस या खदानों में निकलने वाली जहरीली गैस का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरी एप्लीकेशन थी वाद्य यंत्रों को समस्वरित करने में, वाद्य यंत्रों को एक साथ स्वर उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी वो हमने क्या अध्ययन की थी, किसी अज्ञात स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना, अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। और हमने अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने का मेथड वहाँ स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर एक ज्ञात और अज्ञात स्वरित्र को आपस में एक साथ कंपित करवाया जाए और उनके द्वारा उत्पन्न विस्पंद की संख्या डेल्टा n हो, जबकि ज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल n है, तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति क्या हो सकती है, अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति वहाँ से हमने दो केस देखे थे, या तो n माइनस डेल्टा n होगी या n प्लस डेल्टा n होगी। और वहाँ हमने उसके बाद ये भी अध्ययन किया था कि यदि अज्ञात स्वरित्र की भुजा पर मोम लगा दी जाए तो मोम लगाने से क्या होगा, अज्ञात स्वरित्र की भुजा भारी हो जाएगी और आवृत्ति में क्या होगी, कमी। तो फिर वहाँ दो कंडीशन थी, यदि विस्पंद ज़्यादा सुनाई दे और विस्पंद कम सुनाई दे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब मोम लगाने के बाद विस्पंद की संख्या बढ़ती है तो विस्पंद की संख्या कब बढ़ती है, जब आवृत्ति का अंतर और घटे, यानी उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n माइनस डेल्टा n। और यदि विस्पंदों की संख्या कम होती है, विस्पंद आपको कम सुनाई देते हैं, विस्पंद कब सुनाई देंगे, जब आवृत्तियों का अंतर कम होगा, और आवृत्तियों का अंतर कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़े अज्ञात स्वरित्र की। तो यदि विस्पंद की संख्या बढ़ती है तब अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति n माइनस डेल्टा n होगी, और यदि विस्पंद की संख्या कम होती है तब अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति n प्लस डेल्टा n होगी। हमने ये वहाँ पर अध्ययन किया था। आज हमें जो टॉपिक था वो हमें था क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या हैं इसके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख नहीं पाऊँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं स्टेटमेंट शॉर्टली लिख रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अज्ञात स्वरित्र व 256 आवृत्ति के ज्ञात स्वरित्र को एक साथ कंपित करवाने पर 6 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। 6 विस्पंद प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में विस्पंदों की संख्या कितनी है, 6। आगे वो कह रहा है, अब इसे अज्ञात स्वरित्र को 253 आवृत्ति के ज्ञात स्वरित्र के साथ कंपित करवाने पर
कंपित करवाया जाता है। पहले अज्ञात सौरित्र को 256 वाले के साथ कंपित करवाया जाता है, फिर उसी अज्ञात सौरित्र को 253 आवृत्ति के ज्ञात सौरित्र के साथ कंपेयर करवाया जाता है। तो 3 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं, 3 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अज्ञात सौरित्र की आवृत्ति बताइए, अज्ञात सौरित्र की आवृत्ति बताइए। तो देखिए पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन के आंसर सिंपल ही है, अब सोचने पर ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अज्ञात सौरित्र की आवृत्ति क्या हो सकती है इस केस में? फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में अज्ञात सौरित्र की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, n माइनस डेल्टा n यानी 256 ये n है और डेल्टा n कितना है 6 विस्पंद। समझ आ रहा होगा, विस्पंद की संख्या डेल्टा n है, ज्ञात सौरित्र की आवृत्ति n है। तो 256 माइनस 6, पहली बात तो हो सकती है 250। दूसरी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको ना समझ आए, 256 माइनस 6 250 n माइनस डेल्टा n। और दूसरी पॉसिबिलिटी n प्लस डेल्टा n, तो n प्लस डेल्टा n क्या होगा 256 प्लस 6, 256 प्लस 6, तो 256 प्लस 6 क्या हो जाएगा 262। केस सेकंड के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस केस में? तो अज्ञात सौरित्र की आवृत्ति ज्ञात करनी है, n कितना है 253 और डेल्टा n कितना है 3 विस्पंद। तो 253 माइनस 3 पहली पॉसिबिलिटी, 253 माइनस 3 250। और सेकंड पॉसिबिलिटी n प्लस डेल्टा n से 253 प्लस 3 256। अब ये बात यहाँ पे कन्फर्म है कि 6 विस्पंद थे और जब 253 वाले के साथ लेके गए तो विस्पंद की संख्या कम हुई है और कितने विस्पंद हो गए 3। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कॉमन फ्रीक्वेंसी कितनी है 250, ये 250 है, तो हमारा आंसर 250 होगा। अब 250 कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये अज्ञात सौरित्र की आवृत्ति है 250, जब अज्ञात सौरित्र को 250 वाले को 256 के साथ कंपन करवाया तो कितने विस्पंद हुए 6, तो 250 माइनस 256 6 विस्पंद आ रहे हैं। यहाँ 250 अज्ञात सौरित्र को जब 253 के साथ कंपन करवाया तो कितने विस्पंद आएंगे? दोनों की आवृत्तियों का अंतर बराबर कितना 3 विस्पंद, 3 ही आ रहे हैं। 250 253 का अंतर कितना आएगा 3, तो हमारा आंसर कितना होगा 250। तो अज्ञात सौरित्र की आवृत्ति होगी 250, ये हमारा आंसर है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि विस्पंद की संख्या घट रही है। अब हम थोड़ा सा सोचे कॉन्सेप्ट पे, विस्पंद की संख्या घट रही है, विस्पंद की संख्या कब घटेगी? जब आवृत्तियों का अंतर घटेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, विस्पंद की संख्या कब घटेगी? जब आवृत्तियों का अंतर घटेगा। आवृत्तियों का अंतर घटने का मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 256 थी, इसकी 253 है, मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो रही है, ये तो फिक्स है। तो यहाँ फिक्स कौन सी फ्रीक्वेंसी है 250 ये फिक्स है, तो आवृत्ति घट रही थी, तो आंसर कितना आ गया 250। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन है एक 384 आवृत्ति के सौरित्र को 384 आवृत्ति का ज्ञात सौरित्र है और इसे अज्ञात आवृत्ति के सौरित्र के साथ कंपित करवाया गया। तो वो कहता है कि अज्ञात सौरित्र की क्या क्या आवृत्तियाँ हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हमारा फॉर्मूला n माइनस डेल्टा n के अकॉर्डिंग 384 माइनस विस्पंद की संख्या नहीं थी, 6 विस्पंद दे रहा है 2 सेकंड में, जबकि 6 विस्पंद प्रति 2 सेकंड, 2 सेकंड में 6 विस्पंद है। और हमें यहाँ विस्पंद की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड होती है, तो 1 सेकंड में कितने विस्पंद हुए? 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या कितने होंगे? 3 विस्पंद। सही है, अगर 2 सेकंड में 6 विस्पंद है तो 1 सेकंड में 3 विस्पंद। तो कहता है कि अज्ञात सौरित्र की फ्रीक्वेंसी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है।
तो n माइनस डेल्टा एन हो सकती है या फिर n प्लस डेल्टा एन हो सकती है। n का मान कितना है 384, तो 384 माइनस डेल्टा एन कितना है 3, 6 नहीं है क्योंकि 6 2 सेकंड में हो रहे थे जबकि फ्रीक्वेंसी होती है प्रति सेकंड। तो n माइनस डेल्टा एन या n प्लस डेल्टा एन, तो 387 या 381। तो अज्ञात सवित्र की आवृत्ति या तो 381 हो सकती है या 387 387 हो सकती है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, ये सिंपल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि एक स्वरित्र है 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ज्ञात स्वरित्र है ये, और इसे कंपित करवाया है सोनोमीटर के साथ। इसे सोनोमीटर के साथ कंपित करवाया है और सोनोमीटर के साथ कंपित करवाने पे आपको 6 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दिए, 6 विस्पंद प्रति सेकंड आपको सुनाई दे रहे हैं। 512 हर्ट्ज का ज्ञात स्वरित्र है, उसे सोनोमीटर के साथ कंपित करवाया, 6 विस्पंद आपको प्रति सेकंड सुनाई दिए। आगे वो कह रहा है जब सोनोमीटर की तार का तनाव बढ़ाया जाता है तो विस्पंदों की संख्या में कमी आती है, विस्पंद में कमी आती है, रिड्यूस होते हैं विस्पंद में कमी आती है। तो वो कह रहा है सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो सोनोमीटर की आवृत्ति है वो क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है। देखिए आंसर क्या हो सकता है, 512 हर्ट्ज का ज्ञात स्वरित्र और 6 विस्पंद सुनाई देते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, n माइनस डेल्टा एन से 512 माइनस 6 506 हर्ट्ज हो सकती है, और n प्लस डेल्टा एन से 512 प्लस 6 518 हर्ट्ज। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, सोनोमीटर की आवृत्ति का सूत्र स्टडी किया है हमने। सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 1/12 अंडर द रूट t बाई m। t तनाव बल है और m इकाई लंबाई का द्रव्यमान। थोड़ा सा हम यहाँ से ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है, जब सोनोमीटर की तार का तनाव बढ़ाया जाता है, तो तनाव बढ़ाने का मतलब t में वृद्धि कर रहा है, वो तनाव बल t में क्या की जा रही है, वृद्धि। और जब t में वृद्धि होगी तो आवृत्ति में भी क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि आवृत्ति स्मॉल n t के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती। तो यहाँ से तनाव बल में वृद्धि करने से सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इनमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी जो भी सोनोमीटर की है बढ़ेगी, तो विस्पंदों का अंतर भी बढ़ेगा। जबकि उसने प्रश्न में एक बोला है, प्रश्न में उसने क्या कहा है, विस्पंदों की संख्या में क्या आती है, कमी। तो देखिए जब तार का तनाव बढ़ाया जाता है तो आवृत्ति बढ़ेगी, और आवृत्ति के बढ़ने से विस्पंदों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो विस्पंदों की संख्या में कमी आ रही है। इसका मतलब इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी फिर हो सकती है, हमें ये देखना है। तो देखिए 512 और 506, इन दोनों का अंतर 6 है, 6 विस्पंद है, ठीक है। 506 512 और 518 का अंतर भी कितना है, 6। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो तनाव बल में वृद्धि करने से आवृत्ति बढ़ेगी। मान लीजिए ये आवृत्ति बढ़ी और ये आवृत्ति बढ़कर होगी 519 520
521। लॉजिकली हल करते हैं, सिर्फ रट्टा नहीं मारना हमें फॉर्मूले का। दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कैसे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमने पहले क्या देखा कि जब ज्ञात सरित्र की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है और 6 विस्पंद है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सिर्फ हमने इतनी स्टेटमेंट देखी, n माइनस डेल्टा एन के अकॉर्डिंग 506 हो सकती है और n प्लस डेल्टा एन के अकॉर्डिंग 518 हो सकती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट, तार का तनाव बढ़ता है तो विस्पंदों की संख्या में क्या आती है, कमी। पहले तो हमें देखना है सोनोमेट्री फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। सोनोमेट्री की आवृत्ति का सूत्र होता है ये, वो बढ़ा रहा है तनाव बढ़ाया उसने, तनाव बढ़ाया तो क्या बढ़ेगी, आवृत्ति। ये कन्फर्म है, चलिए आवृत्ति बढ़ेगी, कन्फर्म है ये। और आवृत्ति बढ़ेगी तो विस्पंद बढ़ने चाहिए, विस्पंद बढ़ने चाहिए, ये भी पता है, क्योंकि जैसे जैसे दोनों की आवृत्ति में से किसी एक की बढ़ेगी, अंतर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, विस्पंद बढ़ेगा। ठीक है, ये पुरानी स्टेटमेंट थी। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने आवृत्ति 518 हर्ट्ज मान ली, तो 518 हर्ट्ज से तनाव जैसे बढ़ाओगे वैसे आवृत्ति बढ़ेगी, तो 519 हो सकती है, 520 हो सकती है, 521 हो सकती है, 522 ऐसे हो सकती है। अब देखिए मान लीजिए 519 आई है, तो 519 और 512 का अंतर कितना हुआ, 7। कितना हुआ, 7। विस्पंद बढ़ रहे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घट रहे हैं। 520 होगी मान लीजिए, तो 520 और 512 का अंतर 8 विस्पंद फिर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रही है, कमी। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को मानने से जब आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो विस्पंदों की संख्या बढ़ रही है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ विस्पंद की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अब मानते हैं 506, तो 506 से आवृत्ति बढ़ गई, 507 हो सकती है, 508 हो सकती है, 509 हो सकती है, 510 हो सकती है। अब ये 507, 8, 9, 10 कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि तनाव बल में वृद्धि करो, सोनोमीटर की वायर के तनाव में क्या करो, वृद्धि। तो वृद्धि से क्या बढ़ेगी, सोनोमीटर की आवृत्ति। तो सोनोमीटर की आवृत्ति 506 से 507 होगी, बढ़ गई 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। अब 507 और 512 का अंतर देखो, 507 और 512 का अंतर 5, 508 और 512 का अंतर 4, 509 और 512 का अंतर 3, 510 और 512 का अंतर 2। तो देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे अंतर का मतलब विस्पंद घट रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विस्पंद भी क्या हो रहे थे, कम। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर आ गया कि इस सोनोमीटर की आवृत्ति क्या होगी, 506 होगी, क्योंकि 506 के बाद तनाव बल में वृद्धि करने से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इन दोनों का अंतर लगातार घटता रहेगा, विस्पंद की संख्या घटेगी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विस्पंद की संख्या घट रही है। तो लॉजिकली क्वेश्चन अगर हम हल करें तो क्वेश्चन ईजी है। समय इसलिए लगा रहा हूँ ज़्यादा ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। जब आप एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ने लग जाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने लग जाएंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसे समझने लग जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक स्वरित्र 256 हर्ट्ज का है। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है आपका, स्वरित्र 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है और उसे अज्ञात स्वरित्र के साथ कंपन करवाने पर, अज्ञात स्वरित्र के साथ कंपन करवाने पे 4 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे वो कह रहे हैं, अब यदि अज्ञात स्वरित्र की भुजा पर वैक्स मोम लगा दिया जाए तो मोम लगाने से जो विस्पंद की संख्या है, विस्पंदों की संख्या, विस्पंद हो गए 6 बढ़कर 6 विस्पंद प्रति सेकंड। तो वो कह रहा है कि अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी।
तो देखिए ज्ञात स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी n कितनी है 256 और डेल्टा n कितना था 4। तो आंसर डेल्टा n 4 था और स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 256। तो n माइनस डेल्टा n के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा 256 माइनस 4 252। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी n प्लस डेल्टा n के अकॉर्डिंग 256 प्लस 4 260। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है फ्रीक्वेंसी की जो अज्ञात स्वरित्र की हो सकती है 252 या 260। लेकिन वो क्या करें मोम लगा दी। मोम लगाने के बाद अज्ञात स्वरित्र की जो भुजा है अज्ञात स्वरित्र की भुजा वो भारी होगी, भुजा भारी होगी तो अज्ञात स्वरित्र की जो फ्रीक्वेंसी है अज्ञात स्वरित्र की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति क्या होगी कम। और अगर अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति कम होगी तो आप सोचिए विस्पंदों की संख्या पे क्या प्रभाव होगा। तो विस्पंदों की संख्या क्या होगी कम, विस्पंदों की संख्या क्या होगी कम होगी। लेकिन यहाँ तो विस्पंद बढ़ रहे हैं, विस्पंद क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। तब हमें इस आंसर को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आवृत्ति 252 हर्ट्ज होती, कितनी होती 252 हर्ट्ज। मैं इसको रेड पेन से शो करता हूँ। आवृत्ति 252 हर्ट्ज है और अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट के कि मोम लगाने के बाद स्वरित्र की भुजा भारी होती है, भारी होने के बाद आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होने से विस्पंद कम होंगे। लेकिन यहाँ विस्पंद बढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि मोम लगा दी जाए आवृत्ति कम होगी तो आवृत्ति 252 से 251 हो सकती है, 250 हो सकती है, 249 हो सकती है, 248 हो सकती है। ठीक है जी। इसकी आवृत्ति वही भुजा भी मोम लगा दी, हमने ये मान लिया 260 भी हो सकती है आवृत्ति, हो तो ये भी सकती है। तो भुजा भारी होगी आवृत्ति कम होगी तो 260 से कम कितनी होगी 259, 258, 257, 256, इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब सिर्फ आपको ये चेक करना है कि हमें 6 विस्पंद कब मिलेंगे, क्योंकि 256 तो फिक्स था। तो 256 और 260 का अंतर तो 6 है, चलिए ठीक है। अब 256 और कम होकर 259 होगी तो अंतर कितना आया 3 का। 258 और 256 का अंतर कितना है 2 का। 57 और 56 का अंतर कितना है 1 और यहाँ अंतर कितना हो गया 0। इसका मतलब आपका ये आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ विस्पंद बढ़ नहीं रहे। देखिए 4 से 6 हुए विस्पंद बढ़े, लेकिन यहाँ तो विस्पंद क्या हो रहे हैं घट रहे हैं। तो ये आपका आंसर नहीं है। इधर देखते हैं 256 फ्रीक्वेंसी 4 विस्पंद के कारण प्राप्त हुई 252 कम होने के बाद। तो अब मान लीजिए मोम लगाने के बाद अज्ञात स्वरित्र की भुजा भारी हुई, आवृत्ति कम हुई और आवृत्ति कम होकर 252 से 251 हो गई। तो 251 और 256 का जो अंतर है वो कितना है 5। 250 होगी कम होके, अंतर कितना है 6। 249 हुई 256 से, अंतर कितने का है 7। 248 हुई 248 और 56 में अंतर कितने का है 8। तो यहाँ देखिए यहाँ विस्पंद लगातार बढ़ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विस्पंद 4 से क्या हुए हैं 6। तो विस्पंद 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, मतलब विस्पंद बढ़ रहे हैं। इसका मतलब उस समय फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गया अज्ञात स्वरित्र की 252। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक सोनोमीटर से संबंधित क्वेश्चन है। एक सोनोमीटर से संबंधित क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं हम। सोनोमीटर से संबंधित क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये है सोनोमीटर है वो 150 की आवृत्ति से कंपन करता है। यदि तनाव 9:16 और लंबाई 1:2 के अनुपात में बदलें तो इस बार नई आवृत्ति क्या होगी। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ रिटर्न कर देता हूँ। एक सोनोमीटर जिसकी आवृत्ति 150 है, जब इसका तनाव बल 9:16 व लंबाई 1:2 से बदल दी जाती है तो नई आवृत्ति क्या होगी, नई आवृत्ति ज्ञात करें।
तो सबसे पहला जो केस है, सबसे पहले केस के अकॉर्डिंग हम आंसर क्या ले सकते हैं, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1/2L अंडर द रूट T बाई स्मॉल m। n फ्रीक्वेंसी है, L लंबाई है, T तनाव बल है और m इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। और हम जानते हैं कि इकाई लंबाई का द्रव्यमान क्या रहता है, नियत। लंबाई बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, तो उसी अकॉर्डिंग इकाई लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, नियत। आगे वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकंड ले लें हम। केस सेकंड में उसने अनुपात बदल दिया, लंबाई का तनाव बदल दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। उसको मैंने n2 मान लिया, जबकि पहली फ्रीक्वेंसी को मैंने n1 माना। तो 1 में फर्स्ट लंबाई मैंने L1 मान ली, तो सेकंड लंबाई मैं क्या मान लूँगा, L2। फर्स्ट में तनाव बल मैंने T1 मान लिया, तो दूसरे में तनाव बल क्या मान लूँगा, T2। m नहीं बदलेगा, रीज़न m इकाई लंबाई का द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, नियत, क्योंकि लंबाई के बढ़ने से द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करें, दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए n2 अपॉन में n1, 1 में 2L अंडर द रूट T बाई m, 1 में 2L1 T1 बाई m। n2 बाई n1 इज इक्वल टू 1 में 2L2 इंटू 2L1 अपॉन में 1 T2 बाई m m बाई T1 का अंडरूट, 2 से 2 कैंसल, रूट m से रूट m कैंसल। तो कुल मिला के जो हमारे पास वैल्यू है वो देखिए क्या प्राप्त होगी, n2 बाई n1 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू T2 बाई T1 का अंडरूट। एक साथ लिख सकते हैं, T2 पे अंडरूट है और T1 पे अंडरूट है, रूट m से रूट m क्या हो गया, कैंसल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, पुरानी फ्रीक्वेंसी n1 150 हर्ट्ज, और उसने तनाव बल का अनुपात T1 अनुपात T2 9 अनुपात 16 दे रखा था, और L1 अनुपात L2 का मान दे रखा था 1:2। तो यहाँ से n2 की अगर वैल्यू फाइंड करें तो n2 इज इक्वल टू आएगा n1, L1 बटे L2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। 1:2 का मतलब 1/2, 9:16 का मतलब 9/16। यहाँ T1 बाई T2 है और यहाँ में T2 बाई T1 चाहिए, तो T1 बाई T2 का उल्टा हो जाएगा, तो कितना होगा, 16:9, और ये वर्गमूल n1 का इधर गुणा कर दिया। n1 150 है, 1/2, 16 का अंडरूट 4, 9 का अंडरूट 3, ये 6 से कटेगा 25 पर, तो आपके पास आंसर आ गया 100 हर्ट्ज। तो सोनोमीटर की जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है तनाव बल और लंबाई बदलने के बाद, वो आएगा 100 हर्ट्ज। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आउट कर दिए सारे आपके सामने। स्टेटमेंट्स मैंने इसके साथ साथ लिख दी थी, आप उसे पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और विस्पन से संबंधित जो क्वेश्चंस अगली बार मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स आपको लिखवा दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए विस्पन के क्वेश्चन के साथ, और सबसे जो मेन जो टॉपिक है हमारा डॉपलर इफेक्ट है ध्वनि तरंगों का, तो हम ध्वनि तरंगों के डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे अगले वीडियो में, प्लस विस्पन के कुछ क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।